पश्चिम एशिया जलने वाला है? क्या ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई है या कुछ और बड़ा? जी हां, मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं और इस बार भारत सिर्फ दशक नहीं सीधे असर में है। अब युद्ध होगा या शांति, और भारत किस ओर खड़ा होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संकट की जो न सिर्फ पश्चिम एशिया को हिला रहा है बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध की, जिसे विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने एक खतरनाक और अनुसूचित स्थिति बताया है। जी हां, इस पूरे संकट की शुरुआत ईरान के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी की हत्या से हुई, जिसके पीछे इजराइल की खुफिया कार्रवाई मानी जा रही है। ईरान ने इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय अपमान कहा और कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी। इसी क्रम में इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। इन हमलों में B-2 स्टाइल बॉम्बर्स और टॉमहोक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। I think it was being expected that the Americans are going to bomb the Iranian nuclear facilities. The thing is that Donald Trump had earlier made a statement that he will take until 2 weeks. Now, many people thought that if America will do something, it will do after 2 weeks. But I think it was becoming very clear that given the way the build-up was taking place, that the attack would happen, they could not wait for 2 weeks. So I don't think there's any real surprise that the attack happened. The question is, one, how much damage has it actually done? There are some reports which say that from 1 or 2 of those plants, a lot of the material had already been shifted out. Now, if that is the case, then how much damage has actually been done to the facilities, really? Number 2, if the damage assessment is that the damage is only superficial, then they might need to go and bomb the place again. So we don't know about that. From what we have learned is that the Americans have offered to the Iranians to enter into new negotiations, and they have said that this is only a one-off strike. But then the call is for the Iranians. Can they simply go back to the table after this attack, or will they say that no, we will now take revenge? Now, if they take revenge, what can the Iranians do? Will they only keep striking at Israel, or will they attack American targets? If they attack American targets, where will they attack American targets? Will they attack them at sea, or will they attack them at their bases in other countries? If they attack bases in other countries, then one, America will also want to strike back. Number 2, many of those countries will see it as an attack on themselves. So then the war starts widening. इस स्थिति को लेकर सुशांत सरीन का कहना है कि ये क्षेत्र अब बेहद अस्थिर हो चुका है। उनका कहना है कि अब कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि ये दो सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं हो रही है। ईरान का जवाब सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में शिया सुन्नी तनाव को भड़काने वाला बन सकता है। उनका यह भी कहना है कि पश्चिम एशिया अब एक अनप्रिडिक्टेबल मैच बन चुका है, जो कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है। इस पूरे संघर्ष में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी अहम है। ट्रंप की वापसी की संभावना और उनके हालिया बयानों ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। ट्रंप ने इसे भारी सैन्य सफलता बताया और दावा किया कि उन्होंने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को झटका दिया है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह दावा युद्ध को और भड़का सकता है, ना कि सुलझा सकता है। देखिए, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उससे इंसानियत को नुकसान हो रहा है और ईरान पर पूरी तरीके से जंग थोपी गई है। ईरान अटैक मोड में नहीं है, ईरान डिफेंस मोड में है, और ईरान पूरी तरीके से ये सोच रहा था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, तब हम भरपूर तरीके से इसका जवाब देंगे। और ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, आज आप देखिए इजराइल के पीछे सारी दुनिया की ताकतें खड़ी हुई हैं, मगर ईरान के साथ आयतुल्लाह खामनाई साहब के साथ में एक अल्लाह की ताकत है, जो जिन उनके मित्र देशों ने उनको पेशकश की ताकत की, असलहे की, हथियार की,
और आपके दबावों की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे साथ में अल्लाह की ताकत है, जब हमें आपकी जरूरत होगी तो हम आपसे मदद ले लेंगे। देखिए, इस वक्त दुनिया वर्ल्ड की स्थिति में खड़ी हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चलने देते, और जब दो मुल्क लड़ रहे थे, अमेरिका ने जाहिर बात है इसके अंदर आके पूरी तरीके से जंग में एंट्री करके ये बता दिया कि इजराइल के पीछे हम थे और हम ही ने इस जंग को शुरू किया है। तो अब इसके अंदर रशिया भी इन्वॉल्व होगा, कोरिया भी इन्वॉल्व होगा, चाइना भी इन्वॉल्व होगा, तमाम देश इन्वॉल्व होंगे, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रहा है। अब बात करते हैं भारत पर इस युद्ध के संभावित प्रभाव की। सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर देखने को मिलेगा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, और युद्ध की स्थिति में आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई का नया चक्र शुरू हो सकता है। दूसरा बड़ा असर भारत में काम कर रहे लाखों प्रवासी भारतीयों पर पड़ेगा। ईरान, यूएई, कतर और ओमान जैसे देशों में करोड़ों भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध आगे बढ़ा तो भारत की बड़ी स्तर पर निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है, जैसे अफगानिस्तान और यूक्रेन में किया गया था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण असर भारत की कूटनीति पर होगा। भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों से हैं। इजराइल भारत का रणनीतिक रक्षा साझेदार है, जबकि ईरान भारत की चाबहार पोर्ट रणनीति और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए अहम है। ऐसे में भारत के लिए किसी एक पक्ष की तरह झुकना बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिका को एंट्री उस वक्त करना चाहिए था जब इसराइल के लोग फलस्तीनियों पे 1.25 लाख फलस्तीनियों को मार दिया। छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, खाने के जमा हो रहे हैं, वहां बम मार के उन बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो उस वक्त अमेरिका क्यों नहीं एंटर करता है? इंसानियत मर चुकी क्या दुनिया में? इस बीच भारत ने अब तक इस मुद्दे पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद से फोन पर बात की। उन्होंने इस संकट पर चिंता जताई और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की भी अपील की है। भारत ने एक बार फिर अपनी शांति दूत की छवि को सामने रखा है। Well, this is a very dangerous situation in Middle East, and we have seen that with the injection of United States and bombing of the 3 nuclear facilities, the situation has worsened much further, and therefore a lot of problems can occur. More dangerous escalation can happen, and therefore Prime Minister Modi spoke to President Pezeshkian. He also thanked him for helping evacuate a large number of Indians, because without the help of the local government it's very difficult to evacuate people. Secondly, India is on the side of peace, and that has always been the case. We have also been advocating a dialogue and diplomacy with all our partner countries. Both Iran and Israel are our very strong, close strategic partners. So therefore peace is very important. It is also very important for the safety, security, energy security, human security for India as well, because we have about 9.5 million people in the region, so escalation would definitely impact that. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस संकट में संतुलन बनाए रखने में सफल रहेगा? क्या युद्ध और आगे बढ़ेगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति इस आग में घी डालने का काम करेगी? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि भारत को खुलकर किसी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए, या उसे एक निष्पक्ष और शांति समर्थक देश की भूमिका निभानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।